नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा, इंडिया का पहला ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा एआईए पीजीटी की तैयारी करवाता है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे शारीर स्थान 5 अष्टांग हृदय का, जिसका नाम है विकृति विज्ञानीय शरीर। अष्टांग हृदय शारीर स्थान 5 विकृति विज्ञानीय शरीर। इसमें हम अरिष्ट लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अरिष्ट के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चंस जो है अरिष्ट के बारे में एग्जाम में रहते हैं। तो वाग्भट जी क्या कहते हैं कि अरिष्ट जो है प्रकृति में होने वाली विकृति को रिष्ट, उन्होंने अरिष्ट को रिष्ट लिखा है। ठीक है, तो प्रकृति में होने वाली विकृति को रिष्ट कहा जाता है। ठीक है, और रिष्ट के लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि स्वाभाविक रूप है, इंद्रिय हैं, स्वर, छाया, बिना किसी कारण से जब विकृत हो जाते हैं उसको रिष्ट कहते हैं। ठीक है, जब कोई कारण हो तो बात अलग है, कोई स्किन डिजीज़ हो गया हो तो रूप जो है स्वाभाविक से उसमें विकृति आ गई, स्वाभाविक रूप में इंद्रियों में विकृति आ गई, वात का विकार हो गया तो बात अलग है। लेकिन बिना किसी कारण से विकृति होना स्वाभाविक इंद्रियों में और स्वर में, छाया, प्रतिछाया, क्रिया आदि में, तो उसको रिष्ट लक्षण कहते हैं, जो कि आने वाली मृत्यु का संकेत करता है। विभिन्न अंगों में अरिष्ट, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें से कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आया है, तो हम उसको भी क्यों छोड़ें। ठीक है, तो केश है, तो मतलब आपको ये रटना नहीं है, जस्ट आपको 1 से 2 बार रीडिंग करनी है तो आप इजीली गेस कर सकते हैं। केश है, ठीक है, अभ्यंग किए बिना ही बालों का तैल युक्त होना, ऑयली हेयर्स लगना जबकि ऑयल नहीं अप्लाई किया। नेत्र है, अत्यर्थ चल, या तो बहुत ज़्यादा ब्लिंक करना या बहुत ज़्यादा स्तब्ध नेत्र होना, और संक्षिप्त विस्तृत, बहुत ज़्यादा मतलब विस्तार से नेत्र खुले होना। नासिका अत्यर्थ विवृत, मतलब कि या तो बहुत ज़्यादा वाइड होने नॉस्ट्रल्स या फिर संवृत, बिल्कुल ही सिकुड़े होने नॉस्ट्रल्स। ठीक है, और पीटिकाएँ होनी। ओष्ठ, अधर ओष्ठ का नीचे आना और ऊपर के ओष्ठ का ऊपर आना। ओष्ठ का पक्व जम्बू निभ होना। ठीक है, काला मतलब जैसे ब्लैकिश, ब्लूइश ब्लैकिश कलर का होना, जैसे साइनोसिस हो जाता है। ठीक है, उसमें, या फिर हम पढ़ते हैं कि हाइपोक्सिया में भी डिस्कलरेशन हो जाती है लिप्स की सबसे पहले। ठीक है, हाइपोथर्मिया में भी हो जाती है, पक्व जम्बू समान हो जाते हैं, ब्लूइश ब्लैकिश कलर के हो जाते हैं। तो ऊपर के ओष्ठ का ऊपर की ओर रहना और नीचे के ओष्ठ का नीचे की ओर रहना, ये ओष्ठ के विकृत लक्षण बताए हैं, रिष्ट लक्षण जिसे हम कहते हैं। दंत, दंत पर कीचड़ जमा होना, पंखयुक्त होना, ये क्वेश्चन रखकर कई बार पूछा जा चुका है, पंखयुक्त और पुष्पित होना। और बाकी इसका सशर्करा होना, श्याम और ताम्र वर्ण का होना। जीवा, जीवा सकंटक, सूखी, शुष्क, श्याम वर्ण की, सुप्त, गुरु जीवा होनी। ग्रीवा, सिर और पीठ का भार उठाने में असमर्थ होना। ठीक है, इतना पेन है नेक में कि सिर का और पीठ का भार उठाने में असमर्थ हो जाती है ग्रीवा। हनु का, मुख में रखे ग्रास को धारण ना कर पाना। ठीक है, तो जैसे कि पैरालिसिस के पेशेंट में भी होता है कि जैसे मुख में जो ग्रास रखा है वो एज इट इज़ बाहर आ रहा है, लिक्विड जो है एज इट इज़ बाहर आ रहा है, उसको धारण नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट और भी हैं, जैसे कि पुरुष के स्नान करते समय जल का शरीर पर ना रुकना, ये 6 मास का अरिष्ट है। देखिए दोस्तों, मेरा एक एडवाइस है कि आप ये जो टाइमिंग्स बताई गई ना, 6 मास, 15 दिन, एक पक्ष, एक साल, तो ये जो टाइमिंग्स है अलग चिट पर नोट कर लीजिए कि ठीक है किस में क्या टाइमिंग्स बताई गई है, क्योंकि ये टाइमिंग्स के रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पुरुष के स्नान करते समय शरीर पर जल का ना रुकना, ये 6 मास का अरिष्ट है। ठीक है, सिराएं, सिराओं का हरिताप होना। ठीक है, हरे वर्ण का होना। संवृत रोमकूप होना। अभिलाषी का पित्त विकार से मृत्यु हो जाती है, सॉरी, अम्ल अभिलाषी की पित्त विकार से मृत्यु हो जाती है। तो सिराओं का हरिताभ होना, रोमकूप का संवृत होना मतलब सिकुड़े से होना, और जिसको अम्ल की अभिलाषा होती है, अम्ल रस की, उसका पित्त विकार से उसकी मृत्यु हो जाती है। जस्ट रीडिंग के लिए आपको एक बार ये पढ़ना है। अब 1 मास के अरिष्ट में क्या बताया गया है, ये देखिए, यहाँ से टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। मुख या सिर पर स्नेह लगाने पर गोमे चूर्णाभ होना। मुख या सिर पर अगर हम ऑयल या स्नेह लगाते हैं तो गोमे चूर्ण जैसा दिखता है। फिर 6/3 मतलब कि 6 मास या 6 रात या 3 रात का अरिष्ट, ये कौन कौन से बताए गए हैं, जैसे कि सिर या भ्रुवों में सीमंत का बनना,
ये 6 रात्रि का अरिष्ट है। रोगी होने पर 3 रात का अरिष्ट है, ठीक है। नॉर्मल अगर किसी इंसान में जो रोगी नहीं है, उसमें सिर में या भ्रुवों में सीमंत का बनना, लाइन्स का बनना, तो वो 6 रात्रि का है, और रोगी है तो 3 रात का अरिष्ट है। एक पक्ष के अरिष्ट में क्या होता है कि स्नान कर चंदन का लेप करने से वृक्ष का सूखना, ठीक है। स्नान कर चंदन का लेप, सॉरी, वक्ष का सूखना। तो स्नान किया, चंदन का लेप किया, लेकिन थॉरेक्स एरिया का पहले सूख जाना। अकारण प्राकृतिक वैकृतिक वर्ण का एक साथ होना, ठीक है। शरीर पर नॉर्मल जो स्किन कलर होता है और फिर डिस्कलरेशन एक साथ हो जाना, ठीक है। ये भी एक अरिष्ट है। ग्लानि हर्ष का होना, मतलब दो चीज़ें जो है इकट्ठा होना। अंगुलियों का ना चटकना और कास शब्दों में अपूर्व शब्द का होना। ध्यान से सुनिए, 15 दिन के अरिष्ट में कि स्नान किया और शरीर पर चंदन का लेप किया और वक्ष का सूखना, ठीक है। स्नान करने पर शरीर पर चंदन का लेप करने पर वक्ष का सूख जाना। अकारण ही प्राकृतिक वैकृत वर्ण का होना। हर्ष और ग्लानि का एक साथ होना। अंगुलियों का ना चटकना, ठीक है, जैसे अंगुलियों के पटाखे बजाते हैं हम, ठीक है, छोटे होते भी बजाते थे, तो वो उसको चटकना बोलते हैं। तो अंगुलियों का ना चटकना और कास एंड शब्दों में अपूर्व शब्द का होना, ये एक पक्ष का अरिष्ट है। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्वर संबंधी अरिष्ट, जैसे कि दीनहीन स्वर होना, गदगद स्वर होना, और स्वर में निर्बलता, जोर ना होना, निर्बल स्वर होना बिना किसी कारण के, तो ये स्वर संबंधी अरिष्ट होते हैं। छाया संबंधी अरिष्ट में आपका आ जाता है कि जैसे आतप यानी कि धूप, जल में आकर, या फिर परिमाण के अनुकूल अंगों की छाया को प्रतिछाया कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे आप धूप में खड़े हैं या फिर जल में अपनी छाया देख रहे हैं, ठीक है। तो अ, जैसे कि जिस अंग की छाया देख रहे हैं, उस अंग की छाया जितनी दिखनी चाहिए परिमाण में, उतनी ना दिखकर उससे छोटी या उससे बड़ी दिखे बिना किसी कारण के, तो उसको प्रतिछाया कहते हैं। आतप जल में आकार एवं परिमाण के अनुकूल अंगों की छाया को प्रतिछाया कहते हैं। शरीर में प्रभा एवं वर्ण में आश्रित रहने वाली छाया होती है, ठीक है। शरीर में प्रभा एवं वर्ण में आश्रित रहने वाली छाया होती है, ये आपको याद रखना है। प्रतिछाया के अरिष्ट क्या होते हैं? छिन्न भिन्न, जब प्रतिछाया हो, अधिक हो, विशिर हो, मतलब कि कटी-फटी हो, कुटिल हो, विकृत हो, तो उसको प्रतिछाया के अरिष्ट कहते हैं। तो सिंपल ये है कि आपका जो अंग है उसकी जो शैडो होनी चाहिए जल में या फिर धूप में, तो उसकी शैडो जो है उस आपके उस अंग के परिमाण जितनी नहीं है, थोड़ी बड़ी है या थोड़ी छोटी है, अधिक है, विशीर है, कुटिल है, विकृत है, छिन्न भिन्न है, तो ये अरिष्ट कहलाते हैं, ठीक है। महाभूत छाया, वायुवी छाया जो है वो अशुभ होती है, और बाकी जो शेष छाया होती है वो शुभ होती है, ठीक है। तो छाया में भी महाभूत होते हैं, तो वायुवी छाया अशुभ होती है, शेष जो है शुभ होती है। प्रभा के प्रकार कितने होते हैं, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रभा के प्रकार कितने होते हैं? ये प्रभा जो है 7 प्रकार की होती है और तेज से उत्पन्न होती है, ठीक है। रक्त पीत सित श्याव हरित पांडुर कृष्ण, रक्त पीत सित शाव हरित पांडुर कृष्ण, ये 7 प्रकार की प्रभा होती है। और जो निस्तेज प्रभा होती है वो अशुभ कहलाती है। छाया वर्ण को आक्रांत करती है और प्रभा वर्ण को प्रकाशित करती है, ठीक है। तो वर्ण को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन को डाउन करना, दैट इज़ छाया करती है, और प्रभा जो है ये वर्ण को और प्रकाशित करती है, वर्ण प्रकाशिनी है ये प्रभा। छाया पास से दिखाई देती है, प्रभा दूर से ही चमकती है, ठीक है। शैडो किसी की पास से दिखाई देती है, लेकिन किसी के मुख पर तेज हो, प्रभा हो, जो बड़े बड़े योगी होते हैं जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त करी होती हैं, आप देखिएगा वो दूर से ही आते हैं तो दूर से एक अलग ही ग्लो होता है उनके फेस पर, इनके कॉम्प्लेक्शन में एक अलग ही चमक होती है। तो प्रभा जो है दूर से ही चमकती है, छाया पास से दिखाई देती है। 6 मास का जो अरिष्ट होता है, जैसे कि भक्ति, शील, स्मृति, त्याग, बुद्धि और बल का अकारण नष्ट हो जाना, जो ये गुण होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में क्वालिटीज़ होती हैं। भक्ति करना, शील, स्मृति, उसकी जो मेमोरी होती है, त्याग, सेक्रीफाइस, बुद्धि और बल, इनका बिना किसी कारण के नष्ट हो जाना, मतलब कि अगले 6 मंथ्स में उसकी मृत्यु होने वाली है, इस चीज़ का इंडिकेशन होता है। इसके बाद है 1 मास का जो अरिष्ट है, उसमें है कि गति, वाणी, इन सब का मतलब जो है निर्बल हो जाना, फिर मोह, कंप, ये सब होना, तो ये 1 मास का अरिष्ट है।
6 दिन का अरिष्ट है, जैसे कि केश लुंचन की वेदना का ना होना, बाल खींच रहा है कोई तब भी आपको कोई पेन नहीं हो रही, और गले के रोग के बिना भी भोजन का ना निकलना, डिस्फेजिया होना मतलब डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग ऑफ फूड आइटम्स, जबकि गले का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है, थ्रोट प्रॉब्लम नहीं है, कोई थ्रोट डिजीज़ भी नहीं है, तब भी आपको भोजन को निगलने में बहुत मुश्किल आ रही है। केश लुंचन, कोई बाल खींच रहा है फिर भी आपको पेन नहीं हो रहा, तो ये 6 दिन का अरिष्ट होता है। रोग संबंधी अरिष्ट, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है कि पहले भी इम्पॉर्टेंट था लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है कि ज्वर संबंधी अरिष्ट है, जैसे कि गंभीर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर है, लंबे समय तक फीवर चल रहा है क्योंकि वो धातुओं को क्षीण कर देगा, ठीक है, बिल्कुल ही निर्बल बना देगा रोगी को, तो दीर्घ समय से चला आ रहा है, प्रलाप हो रहा है, भ्रम हो रहा है, श्वास धातुशय और शोष युक्त हो, ठीक है, धातुशय और शोष युक्त तो वैसे ही हो जाएगा जब दीर्घ समय से चला आ रहा है, तो ये ज्वर के अरिष्ट होते हैं। रक्त पित्त के अरिष्ट क्या होते हैं, जैसे कि भृशम, रक्तम, कृशम, कृष्णम, इंद्र, धनुष, प्रभम, ताम्र, हरिद्र, हरित, रक्त रूपों को देखना, ठीक है, अलग अलग जो है रक्त रूपों को देखना, ताम्र वर्ण के, हरिद्र वर्ण के, हरित वर्ण के, हरिद्र मतलब पीला, हरित मतलब हरा, ताम्र मतलब जो कॉपर कलर का होता है, ठीक है, तो ताम्र, हरिद्र, हरित रक्त रूपों को देखना, और कृष्ण इंद्रधनुष प्रभा के वर्ण का, रक्त वर्ण का, भृशम मतलब भयानक रक्त रूपों को देखना, दैट इज रक्त पित्त का अरिष्ट है। काश श्वास का अरिष्ट होता है कि जैसे काश श्वास में खांसी में ब्रेथलेसनेस के साथ साथ वॉमिटिंग्स है, छर्दी है, ज्वर है, तृष्णा है, अतिसार है, और एडीमा है, शोफ युक्त है, क्योंकि एडीमा अगर इन्वॉल्व हो गया तो उसको कार्डियक इश्यूज भी साथ में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो कि अरिष्ट का सूचक होते हैं। नेक्स्ट ये है कि जो राज्यक्षमा युक्त अरिष्ट होते हैं, जैसे कि पार्श्व युक्त है, मतलब कि पार्श्वों में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, अनाह हो रहा है, रक्त का वमन हो रहा है, हिमोप्टिसिस है, एंड ये असंताप लिखा है लेकिन इसको अंशताप लिख लीजिए, ठीक है, तो अंशताप जो है ये भी राज्यक्षमा का अरिष्ट है। वमन का अरिष्ट क्या है कि वमन बहुत ज़्यादा वेग से आ रही है, फ्लो से आ रही है, वेगवान है, और वमन से मूत्र और पुरीश, ठीक है, मूत्र शकृत गंधी है, एंड चंद्रिका युक्त है, रक्त है उसमें, मल पुए, ये सब जो भी मतलब चीज़ें हैं ये वमन में है, ठीक है, ब्लड है, पस है, और पुरीश का वमन में आना, साथ में रुख यानी कि वेदना होनी, काश श्वास होना, ठीक है, और चिरकालिक लंबे टाइम से वॉमिटिंग्स होनी, तो ये कोई भी गेस कर सकता है कि ये वमन का अरिष्ट है। तृष्णा और मदाते, इसमें ये है कि तृष्णा या मदाते में क्या होता है, बहिर्जीवम, विचेतनम, ठीक है, और अन्य रोगशितम, अति शीत, एक तो बहिर्जीवा, जीवा बाहर की तरफ आ जानी, इतनी प्यास लगनी, इतनी तृष्णा होनी, ये तृष्णा के कॉम्प्लिकेशंस हैं। और मदाते, एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन में भी ऐसा होता है। विचेतना मतलब कि अपना होश ही नहीं रहता, आपकी चेतना जो है, कॉन्शियसनेस खो जाती है, और या तो आप अनकॉन्शियस हो जाते हो या फिर आपको हेलुसिनेशंस होने लगती हैं, आप जो है कॉन्शियसली कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है, एंड अन्य रोग क्षितम, कोई और रोग जो है वो भी साथ में हो गया है। अति शीत मतलब शिवरिंग हो रही है। अतिसार का अरिष्ट क्या होता है, यकृत पिंड मांस धावनम, ठीक है, यकृत के वर्ण के समान, पिंड पिंडित गांठदार मांस के समान, ठीक है, मांस रस के समान जो है आपको स्टूल पास हो रहे हैं। फिर अति स्निग्ध, अति वेदना युक्त, तंतुमानम, ठीक है, रेशे रेशे से आ रहे हैं, चंद्रिका युक्त हैं, ठीक है, अलग अलग कलर का स्टूल आ रहा है। फिर उसके बाद है कि जो राजी गुद एवं गुदवली का क्षीण हो जाना, रेक्टल प्रोलैप्स हो जाना, एनल पेन होनी, बहुत ज़्यादा पेन के साथ वेदना युक्त अतिसार होता है, और यकृत पिंड मांस धावनम, ये शब्द याद रखिएगा, इसको पूछकर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसका अरिष्ट है, तो दिस इज़ द की वर्ड, यकृत पिंड मांस धावनम अतिसार का अरिष्ट है। या इसके बाद बाकी जो है तंतुमानम, चंद्रिका युक्तम, अति स्निग्धम, गुदा का विशीर्ण हो जाना, गुदवलियों का विशीर्ण हो जाना, ये आपको आप इजीली गेस कर सकते हैं। अश्मरी का अरिष्ट होता है कि वृषण शोथ हो जाना, ठीक है, मतलब कि जो स्क्रॉटल एरिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा एडीमा हो जाना, और मूत्र बद्धमूत्र, यूरिन जो है रुक रुक कर आना, और रुजा अर्दित, तो उसमें पेनफुल यूरिनेशन होनी, ठीक है, तो ये अश्मरी का
अरिष्ट होता है। प्रमेय का अरिष्ट होता है कि तृष्णा, दाह, पीटिका, मांस, कोथ, आपने देखा होगा डायबिटिक फुट में कि नेक्रोसिस हो जाता है, गैंग्रीन हो जाता है और फिर अतिसार से भी व्यक्ति पीड़ित रहता है। क्योंकि जो अतिसार है बेसिकली आपने देखा है कि उसमें जो निदान होता है, कॉज़ होता है वो है मंद अग्नि। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वीक हो जाता है। और प्रमेय में, अब डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपका जो शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, ठीक है, ब्लड शुगर बढ़ी है, कफ बढ़ा है, तो अग्नि मंद ही रहती है प्रमेय के रोगी की। उसका डाइजेशन जो है वो वीक रहता है। डायबिटिक पेशेंट का अग्नि मंद रहती है और उसको अतिसार अगर हो जाए मंद अग्नि के रहते तो वो कॉम्प्लिकेशन में रिस्ट में देखा जाता है। बाकी स्किन प्रॉब्लम, दाह, पीटिका, बर्निंग सेंसेशन, मांस, कोथ, नेक्रोसिस, गैंग्रीन, ठीक है, ये याद रखिएगा। मर्म, हृदय, स्तन, अंश, गुद, शिर, पर्व, पाद में उत्पन्न पीटिका, ठीक है, मंद उत्साह रोगी को मार देती है। तो ये जो अरिष्ट है इसमें पीटिकाएं हैं, लेकिन मर्म स्थान पे, हृदय स्थान पे, स्तन पे, अंश पे मतलब शोल्डर में, गुद में, शिर में, पर्व में मतलब जॉइंट्स में और पैरों में उत्पन्न पीटिकाएं जो होती हैं और मंद उत्साह, हमने देखा होगा जो डायबिटीज़ पेशेंट है ऑलरेडी लेथार्जिक होता है। लेथार्जिक क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो ब्लड शुगर होती है वो उसके मसल्स में ना जाकर उसके ब्लड में ही रहती है, तभी तो उसका ब्लड शुगर लेवल ऑलवेज इंक्रीज रहता है, ठीक है। तो अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेता है फिर तो वो शुगर जो है ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, वो मसल्स में चला जाता है। लेकिन अगर वो कोई ट्रीटमेंट नहीं लेता तो उसकी ब्लड शुगर जो है, जो फूड से वो शुगर लेता है वो उसके ब्लड में ही रहती है। उसकी शुगर जो है मसल्स में ना जाकर मतलब एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है, जिससे उसको फूड से भी एनर्जी नहीं मिल पाती है और ऑलवेज वो लेथार्जिक रहता है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लेने के कारण ये चीज़ें होती हैं। तो मंद उत्साह जो है ये भी रोगी को मार देता है। गुल्म का अरिष्ट क्या होता है? जैसे कि पृथु परिणाहो, मतलब कि एक तो उसका जो गुल्म है वो चपटा है और घन है। कूर्म मतलब कि कछुए की पीठ के जैसे हार्ड है, ठीक है। इव उन्नत, कछुए की पीठ की तरह उठा हुआ है। सिरा युक्त है। ज्वर, क्योंकि सिरा युक्त अगर ट्यूमर होगा तो उसको सर्जिकली एक्ससीजन करने में भी मुश्किल आएगी, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा जो ब्लड वेसल है वो कट गई तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ज्वर है, छर्दी है, आधमान है, रुजा युक्त है, तो ये गुल्म के अरिष्ट होते हैं, ठीक है। पृथु परिणाहो घन कूर्म, एक तो वो चपटा है और परिणाम में बड़ा है, घन है, कूर्म इव उन्नत, कछुए के पीठ के जैसे उन्नत है, सिरा युक्त है, ज्वर छर्दी है, ज्वर है तो वैसे ही कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाएंगे। फीवर में तो वैसे ही सर्जरी जो है नहीं कर सकते। रुजा युक्त है, रुजा युक्त हो सकता है अगर उसके अंदर पस भरी हो। आधमान है, तो ये गुल्म के अरिष्ट है। इसको क्लिनिकली कोरिलेट करके देखेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा और आपको भूलेगा नहीं। उदर रोग के अरिष्ट होते हैं जैसे कि विण, मूत्र संग्रह, श्वास, ठीक है। एक तो उदर रोग में विण और मूत्र, पुरीश और मूत्र जो है रुक जाना, ब्रेथलेसनेस होनी, शोफ होना, क्योंकि ये जनरल जो है कॉम्प्लिकेशंस में ही माना जाता है उदर रोगों के। अगर शोफ है, एडीमा है, उसको मतलब लिवर सिरोसिस भी हो सकता है। श्वास अगर उसको, ब्रेथलेसनेस है, एसाइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। हिक्का है, ज्वर है, भ्रम, मूर्छा, क्योंकि भ्रम मूर्छा अगर आप देखें तो ये एक कॉम्प्लिकेशन अरिष्ट ही माना जाता है इन केस ऑफ उदर रोग, क्योंकि इसमें हम गैस कर सकते हैं कि एक तो हिपैटो एनकेफ्लोपैथी अगर आप पढ़ें तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है विण मूत्र संग्रह हो जाता है, एसाइटिस होता है और फिर जिसके कारण वो उसका मूत्र भी कम निकलता है और उसकी पुरीश जो है वो भी कम निकलती है, जिसके कारण अंदर जो है जो गैस बनती जाती है जो पेशेंट को भ्रम में डाल देती है, ठीक है। उसके हिपैटो एनकेफ्लोपैथी वाली कंडीशन आ जाती है जिसमें जो डैमेज्ड लीवर सेल्स होते हैं वो ब्रेन से, मतलब कि जो ब्लड से टॉक्सिन्स जो है, ब्रेन से टॉक्सिन्स जो है रिमूव करने में असमर्थ होते हैं। तो वो टॉक्सिन्स जो है ब्रेन में जा करके ब्रेन के फंक्शंस को डैमेज करने लगती हैं। तो ऐसे केसेस होते हैं जैसे क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में, ठीक है, सीएलडी में, फिर लिवर सिरोसिस में, हेपेटाइटिस में। तो ये कंडीशंस जो है आ जाती हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं, भ्रम होना, मूर्छा होना, ये उदर रोग में हम, उदर रोग के अरिष्ट में हम लेते हैं। छर्दी है, वॉमिटिंग्स है, अतिसार है और अतिसार तो वैसे ही धातुएं क्षीण करके निर्बल करके मनुष्य को मार देता है। तो विण मूत्र संग्रह, श्वास, शोफ, हिदमा, ज्वर, भ्रम, मूर्छा, छर्दी, अतिसार निर्बल मनुष्य को मार देता है।
पांडु रोग का अरिष्ट क्या होता है, इसमें शोथ होने लगता है। और पीत, आप ये जो चीज़ें हैं मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। इसमें पीत, अक्षी, नख, दर्शन मारक होता है। तो मैं क्या कहना चाह रही थी कि ये जो चीज़ें होती हैं, जब आप एनीमिया पढ़ोगे तो एनीमिया जो है उसमें जो सिम्टम्स आपको मिलेंगे मॉडर्न मेडिकल साइंस में, और यहाँ पे जो सिम्टम्स मिलेंगे, तो आपको समझ आएगा कि एनीमिया में जब आप पढ़ोगे कि एडीमा हो जाता है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, पीडल एडीमा हो जाता है, तो वो क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। तो आपको जब कोरिलेट करोगे फिर आपको समझ आएगा कि ये पांडु के अरिष्ट क्यों कहे गए हैं। तो पांडु रोग में शोथ होना, पीत, अक्षी, नख का मतलब अक्षी और नख का पीत वर्ण का होना, मतलब जॉन्डिस वाली कंडीशन आ जानी, तो ये मारक होते हैं, ठीक है। आप कोरिलेट करके, अभी तो टाइम नहीं है इतना कोरिलेट करने का, अभी तो आपको ये पढ़ना है फिलहाल, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ये एडवाइस है कि आप ये दोनों चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़िए, फिर आपको समझ आएगा कि पांडु में क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और जैसे शोथ है इसको कॉम्प्लिकेशन क्यों माना गया है, ऐसी क्या कंडीशन हो जाती है बॉडी के अंदर, क्या पैथोलॉजी हो जाती है जब शोथ और पीत, अक्षी, नख जो है एज अ अरिष्ट माना जाता है, ठीक है। इससे आप क्या, आपको पता चलेगा कि मॉडर्न जो है ट्रीटमेंट तो आपको पता ही चलेगा, लेकिन आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट देना है इसमें भी आपको एक एक्सीलेंस हासिल होगी जब आप दोनों चीज़ों को एक साथ प्रैक्टिस के टाइम रखकर पढ़ेंगे। शोफ के अरिष्ट क्या होते हैं, देखिए, अगर शोफ है, पीडल एडीमा या जनरलाइज्ड बॉडी में एडीमा है, तो तंद्रा, दाह, अरुचि, छर्दी, मूर्छा, आधमान, ठीक है, अतिसार आदि से युक्त होना। जब शोफ के साथ तंद्रा हो, अरुचि, छर्दी, मूर्छा, आधमान, दाह ये सब साथ में हो, और उपद्रवों से युक्त शोथ का पुरुष में पाद से प्रसृत होना, मतलब कि ये सारे उपद्रव तो हैं, लेकिन पुरुष में अगर पैरों से शोफ शुरू होता है और स्त्री का मुख से शोफ शुरू होता है, और स्त्री पुरुष दोनों का कुक्षी एवं गुए भाग से शोफ शुरू होता है, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है, अरिष्ट है, ठीक है। पहला पॉइंट है कि शोफ में तंद्रा, दाह, अरुचि, छर्दी, मूर्छा ये सब होना। पुरुष का ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पुरुष का पाद से शोफ शुरू होना, स्त्री का मुख से शोफ शुरू होना, और स्त्री पुरुष दोनों का कुक्षी से और गुह्य भाग से शोफ शुरू होना, साथ में वमन अतिसार होना, ये शोफ का अरिष्ट है। ज्वर अतिसारो शोफ अंते, ज्वर अतिसार के बाद शोफ का होना एक अरिष्ट कहलाता है। शोथ के बिना हाथ पैरों में शोष होना एक मास का अरिष्ट है, मतलब कि स्वेलिंग नहीं है लेकिन फिर भी हाथ पैर सूख रहे हैं, हाथों पैरों में शोष होना है, इसमें व्यक्ति की मृत्यु एक मास में यानी कि एक मंथ में हो जाती है। विसर्प के अरिष्ट क्या होते हैं, विसर्प मतलब कि एरिसेप्लिस, ठीक है। तो इसमें क्या लक्षण होते हैं, ये सेलुलाइटिस से भी हम कंपेयर कर सकते हैं इन मॉडर्न मेडिकल साइंस, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन, जिसमें अगर पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बॉडी में फैलता है। तो विसर्प के अरिष्ट क्या होते हैं, कास है, ठीक है, वैवर्ण्य है, ज्वर, मूर्छा, अभ्यंग, आस्य, शोफ, अतिसार, ठीक है। विसर्प के साथ कास है, स्किन डिस्कलरेशन है, ज्वर, मूर्छा, अभ्यंग, आस्य, शोफ, ठीक है। अभ्यंग करने से अगर मुख में शोफ हो जाता है, अतिसार है, तो ये विसर्प के अरिष्ट लक्षण है। कुष्ठ के अरिष्ट क्या होते हैं, विशीर्णम अंगम, ठीक है, अंग विशीर्ण हो गए हैं, रक्त नेत्र है, उसका स्वर भी जो धीमा हो गया है, हत स्वर है, छिन्न भिन्न स्वर है, मंद अग्नि है, जंतुर्भिर्जुष्टम, ठीक है, मतलब कि उसके अंग में इतने सड़गल गए हैं कि कीड़े मकोड़े आसपास जो है उसके अंग को खा रहे हैं, और तृष्णा अतिसार, ये सुनने में ही लगता है कि ये कुष्ठ का अरिष्ट है। विशीर्ण अंगम, रक्त नेत्र, मंद अग्नि, जंतुर्भिर्जुष्टम, तृष्णा अतिसार, हत स्वर। वात रोग का अरिष्ट क्या है, इसमें सबसे पहले तो नम्बनेस आ जाती है, सुप्त त्वचा, अगर पेशेंट को नम्बनेस आती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी डिजीज़ का कॉम्प्लिकेशन हो, तो उसमें वायु रोग जो है इन्वॉल्व होता है, वात दोष मेनली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो जैसे कि वात रोग का अरिष्ट है सुप्त त्वचा, भग्न, फ्रैक्चर, फिर उसके बाद कंप, शोफ, रुजा। वात रक्त, गाउट में क्या होता है, मोह, मूर्छा, मद, ठीक है। एक तो हमारा ब्रेन जो है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता, मोह हो जाता है, मूर्छा, मद, अस्वप्न, नींद ना आना, ज्वर, स्फोट, कोठ युक्त। देखिए, इससे पहले हमने कोथ, मांस कोथ किस में पढ़ा था, प्रमेय में। अब वात रक्त में भी जब स्किन जो है नेक्रोसिस हो जाती है, कोथ युक्त हो जाती है, गैंग्रीन हो जाती है,
ठीक है, तो वो वात रक्त का अरिष्ट है, ये एक कॉम्प्लिकेशन है। तो मोह मूर्छा मद, अस्वप्न ज्वर स्फोट कोथ युक्त। फिर उसके बाद है कि तीव्र बल मांस का क्षय होना, रोग की वृद्धि होना, अरोचक होने पर भी 3 पक्ष भी जीवित नहीं रहता। ठीक है, तो 3 पक्ष 3 मास में भी 3 महीने तक भी जीवित नहीं 3 पक्ष मतलब कि 1.5 महीना हो गया। ठीक है, एक पक्ष 15 दिन का, तो 1.5 महीने तक भी वो जीवित नहीं रह पाता अगर ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो। वैसे भी अगर आप देखेंगे कि अगर किसी का धातु क्षय हो गया हो, तीव्र बल मास क्षय है, तो उसका साध्य रोग भी असाध्य हो जाता है। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता अगर उसका ऑलरेडी धातु जो है, बल जो है क्षय हुआ हो। वात अष्ठीला के अरिष्ट को क्या है, अति समृद्ध दारुणा मारक लक्षण होते हैं। ठीक है तो बहुत ज़्यादा रोग का बढ़ जाना, त्वचा जो है उसका दारुण हो जाना, तो ये वात अष्ठीला के लक्षण होते हैं। मुमूर्ष लक्षण, मुमूर्ष लक्षण में क्या है, ये एक डिजीज़ है जिसमें सहसा ज्वर रहना, संताप, तृष्णा, मूर्छा और प्रलेपक ज्वर से पीड़ित रोगी में उष्ण काल में स्वेद प्रवृत्ति मारक होती है। ठीक है, तो मुमूर्ष में आप याद कर सकते हैं कि जैसे कि जस्ट एक रीडिंग दे लीजिए, संधि विश्लेष होना, ज्वर, संताप, तृष्णा, ठीक है, बल क्षय होना, मूर्छा होना। अच्छा, प्रलेपक ज्वर जो है, मतलब ज्वर से पीड़ित जो रोगी होता है, उष्ण काल में उसको अगर स्वेद प्रवृत्ति होती है तो वो मारक है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं मैंने ऐड करे हैं, जस्ट एक बार पढ़ लीजिएगा, बात ज़्यादा इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। भगंदर के अरिष्ट जो है, विण मूत्र मारुत वहम कृमिणम। ठीक है, मतलब कि ऑब्वियसली भगंदर है तो यूरिन में, मूत्र में और पुरीश में वायु जो है के साथ कृमि जो है वो निकलेंगे, क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, इतनी पस भर चुकी है। औषध संबंधी अरिष्ट क्या होता है कि औषध का तैयार ना हो पाना, औषध का कार्य ना कर पाना और रस और गंध औषध में विपरीत होना। अदृष्ट अरिष्ट के लक्षण क्या होते हैं, अदृष्ट जन्य अरिष्ट होते हैं जैसे कि वायु के ना होने पर भी दीपक का बुझ जाना। ठीक है, ये पहले वाले जो हमने पढ़े थे वो तो दृष्ट है, हमें दिखते हैं, लेकिन अदृष्ट जन्य अरिष्ट जो होते हैं जैसे कि वायु के ना होने पर भी दीपक का बुझ जाना और रोग का सहसा परिमुंचन, मतलब कि रिकरेंट ऑफ डिजीज़ होना, ये अदृष्ट जन्य अरिष्ट के लक्षण हैं। तो यहाँ पे हमने अरिष्ट पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर दूध आदि विज्ञानीय शरीर पढ़ेंगे, छोटा सा चैप्टर है, एंड जल्द ही हम निदान स्थान जो है स्टार्ट करेंगे।